हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के भाग 14 में चर्चा करने वाले हैं। इस सीरीज़ के भाग 13 आ चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है, एक बार जाकर ज़रूर देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी आपका 5 तारीख को कनिष्ठा का पेपर है या उसके बाद जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, तो वहाँ पे आप हिंदी के लिए अपना सटीक मूल्यांकन कर पाएंगे और आने वाले एग्ज़ामों में एक और अच्छा जो अभी तक का आपका स्कोर रहा है उससे बेहतर प्रदर्शन आप आने वाले एग्ज़ाम में कर पाएंगे, अगर आप इन वीडियो को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो। और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप चैनल के साथ सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं और साथ ही अपने दोस्तों से भी इसको शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट से आज के 20 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और आज का पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा है दोस्तों, नायक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे आप इनको ऑप्शन को देखिए, एक बार मैं बोल भी देता हूँ। ना धन यक, न धन अक, ना धन अक या फिर नौ धन अक। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ये है दोस्तों विकल्प बी, न धन अक बराबर हो जाता है नायक। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको पता ही है कि हिंदी में जो संधि है वो 3 प्रकार की है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। दोस्तों, ये जो यहाँ पे कंडीशन बनी है, ये संधि विच्छेद हुआ है, ये है दोस्तों अयादि संधि का उदाहरण यहाँ पे ये है। अब अयादि संधि को थोड़ा सा फटाफट से समझ लेते हैं कि अयादि संधि का क्या नियम होने वाला है। दोस्तों, इसका क्या कहना है कि अगर ए आई या ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो उस केस में जो ये ए लिखा हुआ है इसका हो जाएगा आय, ये है जो इसका हो जाएगा आय, और इस ओ का हो जाएगा दोस्तों अव, और इस ओ का हो जाएगा दोस्तों आव। ठीक है, यहाँ पे छोटे और बड़े से आप देख सकते हैं। ये छोटा है तो ये छोटा ए हो रहा है, ये बड़ा ए है तो ये आय हो जाएगा, बड़ा आ लग जाएगा। ये छोटा ओ है तो छोटा आ लग रहा है, बड़ा ओ है तो बड़ा आ लग रहा है। इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। संधि का नियम क्या हो गया कि जब ए आई ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो उस केस में ये इस प्रकार से इनकी कंडीशन बन जाएगी, जो मैंने यहाँ पे लिख दी है दोस्तों। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। अब इसी के हिसाब से हम इनको समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये न धन अक हुआ है, तो आपको पता है कि ये विच्छेद कैसे हो गया है। न हलंत यहाँ पे लगा है ये ए, और धन हो गया है अक। ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद है पूरा का पूरा। हमने क्या पढ़ा था अभी कि जब ए आएगा और कोई भिन्न स्वर आएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये बड़ा ए है तो क्या हो जाएगा, ये आय हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ कि इस ना के साथ ये हो गया, ये हलंत के साथ में है, बड़ा आ इसके साथ लग गया तो ये हो गया ना, और यहाँ से ये तो इसके साथ मर्ज हो ही गया है, तो क्या बचा फिर, ये बच जाएगा दोस्तों नायक। यहाँ पे ये बच गया है। ठीक है, इसी प्रकार मैं ओ का भी एक उदाहरण आपको समझा देता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ओ वाले की, तो जैसे हम हवन का करेंगे, जैसे हवन है तो हवन भी दोस्तों एक अयादि संधि का उदाहरण है। अब इसमें क्या कंडीशन बन रही है, ये हो रहा है दोस्तों हो प्लस अन। ठीक है, हो प्लस अन। अगर आप हो को तोड़ेंगे तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, हा है हलंत के साथ में, और प्लस क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, और धन हमने देखा यहाँ पे अन है। ठीक है, आप क्या करना है आपको, हमने क्या पढ़ा था कि जब ओ आएगा और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो उसका क्या हो जाता है दोस्तों, अब हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ के साथ क्या हो जाता है, अब हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये और ये तो मिल जाएंगे आपस में, क्या हो जाएगा, ये दोनों जब हा में मिलेंगे तो ये हो गया हा, और ये हलन के साथ में है तो ये बन जाएगा दोस्तों हा। बचा क्या, ये वाह हो गया इसका, और यहाँ से ये दोनों तो पहले मर्ज हो गए तो ना बचा। इस प्रकार दोस्तों हो जाएगा हवन। उम्मीद करता हूँ आप इसको एक बार और देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया, और आप इसको एक बार किताब में देख लेंगे तो आपका फिर हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार इसका दोस्तों आंसर हो गया विकल्प बी, न धन अक। और अयादि संधि को यहाँ पर हमने समझ लिया है दोस्तों। इसके आप 2-4 एग्जाम्पल और कर लीजिएगा, आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है। विकल्प अभिलाषा, उपेक्षा, अंधकार, स्निग्ध। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों फटाफट से इसका आंसर करिए। इसका दोस्तों यहाँ पे जो अपेक्षा का अर्थ है दोस्तों, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है दोस्तों। अभिलाषा यहाँ पे इसका अपेक्षा का अर्थ हो जाएगा। और इसके अलावा जो अपेक्षा के और अर्थ हमें देखने को मिलते हैं, जैसे इच्छा। ठीक है, इच्छा भी आता है, एक अपेक्षा का अर्थ हो सकता है।
आवश्यकता भी हो सकता है, ठीक है, आवश्यकता भी होता है, ठीक है, होता है, इसको हम हो सकता है नहीं होता है। इसके अलावा ऐषणा, इस पर हम लगा सकते हैं क्योंकि ऐषणा एक इच्छा ही हुआ। इसके अलावा हम देखेंगे तो आशा भी अपेक्षा का अर्थ हो सकता है या होता है, ठीक है, ये हमने देखे अभी। तो अपेक्षा के ये बहुत सारे अर्थ होते हैं जिनमें से हमने यहाँ पे भी कुछ डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है। विकल्प हैं आग पानी, हवा पानी, वायु अग्नि, अग्नि वायु। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों कि विकल्प ए है, बी है, सी है या फिर डी है। उम्मीद करता हूँ आपने इसको भी अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो अनिल है यहाँ पे क्या है, जो अनिल है, अनिल का अर्थ होता है क्या, क्या होता है, वायु यानी कि हवा या, ठीक है। अगर हम अनल की बात करें तो अनल का अर्थ होता है दोस्तों आग। अब इस विकल्प में देखिए कि कहाँ पे ये है, तो विकल्प सी में हमें ये देखने को मिल रहे हैं। आपको क्रम के हिसाब से आंसर करना होता है, ऐसा नहीं कि अनल का पहले कर दिया और अनिल का बाद में कर दिया, ठीक है, इस हिसाब से नहीं देखना आपको। आप पहले क्या है, अनिल है तो पहले हम अनिल के अर्थ को छांटेंगे, तो अनिल का होता है वायु, दूसरा अनल है अग्नि, ठीक है। अगर आप उल्टा पुल्टा कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये भी हो रहा है, तो इस प्रकार आपका आंसर वहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जिस सीरीज़ में पूछ रहा है उसी सीरीज़ में आपको आंसर भी बताना होता है। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 में, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, पूछ रहा है करत करत अभ्यास के जड़मति होत, रिक्त है, अब यहाँ पे भरिए आप। विकल्प हैं स्वजन, प्रियजन, मेहमान, सुजान। तो फटाफट से इसका भी आंसर करिए आप, और उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों विकल्प डी, ठीक है, सुजान। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। इसका अर्थ हो गया दोस्तों कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख आदमी भी बुद्धिमान बन सकता है, ठीक है। अगर आपकी अभी हिंदी कमज़ोर है, आप कम उसमें प्रदर्शन कर पा रहे हैं या कम आपके मार्क्स आ रहे हैं, आप रेगुलर अभ्यास करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा जब आप अच्छा उसमें स्कोर करने लगेंगे। तो यही इस लाइन का अर्थ है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, और सुजान का अर्थ दोस्तों होता ही क्या है, समझदार या फिर जिसको हम बोलेंगे निपुण होना, ठीक है। तो यहाँ पे सुजान का मतलब वही है, हर किसी को सुजान बनना है, ठीक है, निपुण बनना है। और बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे ये तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो एक बात फिक्स होगी कि जो मक्खन है ये तद्भव शब्द है, ठीक है, ये तद्भव शब्द है। तो अब मक्खन का तत्सम आपने बताना है। विकल्प हैं आपके सामने मशक्ष, मरक्षण, माखन, मुक्षण। तो दोस्तों ये आपने बहुत बार किया होगा, जो मक्खन का तत्सम होता है दोस्तों ये है दोस्तों विकल्प बी, मरक्षण, ठीक है। अगर हम और देखते हैं यहाँ पे जो बार बार पूछे जाते हैं, तो एक तत्सम शब्द है आपका कौन सा, विभूति, ठीक है, विभूति, ये बार बार पूछा जाता है। इसका तद्भव है दोस्तों बभूत, बभूत। बभूत आपने कई बार गांव में जब पूजा होती है तो अपने माथे पे लगाई होगी बभूत, राख होती है ये, क्योंकि जब पूजा होती है गांव में, अपने पहाड़ों में जब पूजा होती है तो वहाँ पे लकड़ियों की क्या जलाते हैं, एक यज्ञ टाइप का होता है वो, जिसमें बहुत सारी लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, और जो उसकी राख होती है उसको एक शक्ति या क्या बोलेंगे उसको, कि जिससे आप पे कोई भूत बात का प्रकोप नहीं होगा, तो उसके लिए आपके माथे पे वो राख लगाई जाती है, और वो राख नहीं उसको बभूत बोला जाता है, ठीक है। तो वही ये बात है विभूति, और इसका तद्भव रूप हो जाता है बभूत। अगर हम बात करते हैं एक और जो बार बार पूछा जाता है, जैसे कि भ्रमर, भ्रमर, भ्रमर का क्या हो जाता है, भंवरा, ठीक है, ये भंवरा क्या है, तद्भव है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, भंवरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो भ्रमर एक तत्सम शब्द है। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। कौन सा शब्द केश का पर्यायवाची नहीं है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है दोस्तों, तो इसमें आप वीडियो को स्किप मत करिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और आप विश्वास मानिए कि अगर आपको पेपर निकालना है उत्तराखंड में किसी भी एग्ज़ाम को निकालना है तो आपकी हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ होना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। तो आप बच नहीं सकते हिंदी से, ठीक है। कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प हैं कुंतल, कच्च, सिरोरूह या फिर सरोरूह। विकल्प भी बहुत क्लोज मैंने कर दिए हैं, ठीक है। और इसका दोस्तों सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो पर्यायवाची नहीं है, यह है दोस्तों सरोरूह, ठीक है। बाकी कुंतल भी है, कच्च भी है, सिरोरूह भी है, और इसके अलावा जो और आते हैं इसके केश के, क्या हो गए, बाल, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया, अलक, अलक हो गया। इसके अलावा चिकुर। तो क्या देखे हमने, कुंतल, कुंतल, कच्च, सिरोरूह, बाल, अलक, चिकूर,
इस सब के सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं, इनको याद कर लीजिए। साथ ही अगर मैं बात करूँ सरोरूह की, तो सरोरूह दोस्तों किसका है, आपने पढ़ा होगा शायद, ये कमल का पर्यायवाची है। और कमल के और जो हम बार बार देखते हैं, क्या देखते हैं दोस्तों, इंदिवर, ठीक है। इसके अलावा ताम्रस भी आता है, ताम्रस सोने का भी है और कमल का भी है। इसके अलावा एक आता है सरसिज, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण है, वैसे तो बहुत सारे हैं, आप देखिएगा उनको, ये कुछ बार बार पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पे मैं बता दिए, कमल का क्या क्या बोले हमने, सरोरूह, इंदिवर, सरसिज, ताम्रस। सरोरूह और सिरोरूह में कंफ्यूज नहीं होना, जो सिरोरूह आएगा, सिरोरूह यहाँ पे पहले ही अंडरस्टूड है कि सिर लिखा हुआ आगे से, ठीक है। सिरोरूह सिर लिखा हुआ, तो सिर का मतलब सिर में क्या होते हैं, बाल होते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस प्रकार भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्दों का युग्म सुमेलित नहीं है। प्रश्न में पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है। विकल्प हैं स्वजन, दुर्जन, श्याम का श्वेत, सृजन का संहार, संक्षेप का विस्तार, ठीक है, संक्षेप का विस्तार, सृजन का संहार, श्याम का श्वेत, स्वजन का दुर्जन। तो दोस्तों इसमें जो सुमेलित नहीं है दोस्तों, संक्षेप का विस्तार होता है, सृजन का संहार ही होता है, श्याम का श्वेत ही होता है। लेकिन स्वजन और दुर्जन यहाँ पे गड़बड़ मामला हो रहा है। यहाँ पे जो स्वजन है, यहाँ पे इसको मैंने कट ही कर दिया है, जो स्वजन है दोस्तों, स्वजन किसका होता है, फटाफट से करिए आप, स्वजन का दोस्तों विलोम होता है परजन, ठीक है। और जो दुर्जन है दोस्तों, तो दुर्जन किसका विलोम है, सज्जन का, ठीक है। यहाँ पे आप भी ध्यान रखेंगे, सज्जन का दुर्जन, स्वजन का परजन, ठीक है। बाकी सारे के सारे सही हैं, तो इनको वैसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, ठीक है। वचन संबंधी, कारक संबंधी, लिंग संबंधी, या फिर डी अशुद्धि नहीं है। फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों, और मुझे पता है कि इसका आंसर सभी लोग कर पाएंगे कि वचन संबंधी है, कारक संबंधी, लिंग संबंधी, अशुद्धि नहीं है। तो बिल्कुल दोस्तों जो भी लोग इसका विकल्प डी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कारक संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि यहाँ पे पथ में है लिखा हुआ है, पथ में है गलत हो जाएगा, पथ में है कभी नहीं होता। पथ के साथ जो है दोस्तों क्या आता है, पथ के साथ हमेशा जो कारक आएगा वो आएगा क्या आएगा दोस्तों, पासे पथ और पासे पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, ठीक है, उन्नति के पथ पर है, ठीक है। आप भी गवर्नमेंट जॉब लगने के पथ पर हैं, ठीक है। तो जब पथ आएगा तो पासे पथ हो जाएगा और पासे पर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे पूछ रहा है, निम्न में कौन सी वर्तनी सही नहीं है, ठीक है। विकल्प हैं स्वाभाविक, आजीविका, बलिष्ठ, अभिशाप, ठीक है। बहुत बार पूछे जाने वाले हैं, स्वाभाविक, आजीविका, बलिष्ठ या फिर अभिशाप। तो इसका सभी लोग सही कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा आप कर रहे हैं इसका। तो अभिशाप यहाँ पे हो जाएगा। अभिशाप कैसे लिखते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, अभिशाप, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 10 की ओर हम बढ़ते हैं, समास की ओर हम पहुँच चुके हैं अब। इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है। विकल्प माल से गोदाम, माल बनाने के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम, माल और गोदाम। तो माल गोदाम का दोस्तों जो सही यहाँ पे समास बनता है या जिसके लिए समास होता है ये, तो ये हो जाता है माल के लिए गोदाम। हम बोलते हैं कि माल गोदाम का क्या अर्थ हो गया, जो गोदाम माल के लिए हो, माल गोदाम। और यहाँ पे हमने देखा कि जो के लिए आ गया है और जो कारक वाले तत्पुरुष होते हैं वो समास होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, तत्पुरुष हो जाते हैं। और तत्पुरुष भी कौन सा हो गया, ये के लिए है। और के लिए हमने कई बार पढ़ा कि ये किसकी है, संप्रदान की विभक्ति है। तो इस प्रकार यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। वाह, आप तो बहुत ही अच्छा करने लग गए हैं, आपको तो पूरा पता चल गया है। और ऐसे ही हम करते रहेंगे और हिंदी को हम अच्छी पकड़ कर लेंगे। अब इसका आंसर करिए दोस्तों फटाफट से। मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है पे ध्यान देना है। बाल की खाल निकालना यानी कि बहुत परिश्रम करना, यहाँ पे परिश्रम हो जाएगा ये, ठीक है, उसको आप वैसे समझिए, परिश्रम हो जाएगा। बाल की खाल निकालना का अर्थ बहुत परिश्रम करना। कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना। कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना। फटे हाल होना, बहुत गरीब होना। तो इसमें से आप बताइए कि कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है।
तो दोस्तों बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। इसका बाल की खाल निकालना यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी सभी के सभी सही हैं। बाल की खाल निकालने का अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है कि बहुत ही मीन मेक करना। अब मीन मेक करना अपने आप में फिर खिचड़ी की ये मीन मेक क्या हो गया, तो मीन मेक का अर्थ होता है दोस्तों कि अनावश्यक तर्क वितर्क करना। जैसे कि आपने देखा होगा बचपन में हम जब क्लास में जाते थे कि क्या शिक्षक को परेशान करना, टीचर को परेशान करना, कोई मतलब नहीं सवालों का, ऐसे सवाल पूछ देना। तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि जैसे रोहन है क्लास में और बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिनका कोई तर्क नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता, तो हम बोलेंगे कि ये रोहन तो बार बार बाल की खाल निकालता रहता है, या हर प्रश्न की बाल की खाल निकालता रहता है। तो इसका अर्थ हो जाता है मीन मेक करता है या फिर अनावश्यक तर्क वितर्क करता है, तो उसको हम बोलते हैं बाल की खाल निकालना। बाकी अगर हम बाकी विकल्पों को देखें तो कलेजा ठंडा होने का अर्थ होता है कि संतोष प्राप्त हो जाना। जैसे कि हम घर में जब कोई छोटी बहन को कुछ गड़बड़ कर देती है, कुछ करती है, और जब उसको मार पड़ जाती है या बड़े भाई को मार पड़ जाती है, तो फिर उसके कलेजे में क्या हो जाती है, ठंडक पड़ जाती है, फिर उसको शांति मिल जाती है। ठीक है। कमर कसना, जैसे कि आपने अभी तक कमर कसी भी है कनी सहायक के लिए। और फटे हाल होना, नौकरी नहीं लगेगी तो फिर यही वाला बन जाएगा फटे हाल होना। और भाई बहुत गरीब होना, तो सारे के सारे मुहावरे ही ये अपनी ज़िंदगी पे ही यहाँ पे लग गए हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। ऐसे ही मस्ती मस्ती में पढ़ाई कर देनी है और फटाफट से नौकरी भी लगा देनी है। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से किसके लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक? स्वयं की सेवा करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला सेवक, सबकी सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। तो फटाफट से बताइए, अब सबके सब स्वयं सेवक होते हैं, तो अब देखते हैं कि कौन इसका सही आंसर करने वाला है। तो बिल्कुल दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। क्या है? अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला होता है दोस्तों स्वयं सेवक। ठीक है, इसको ध्यान से आप याद करिए, स्वयं सेवक, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। और यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। कारक, अव्यय, सर्वनाम, उपसर्ग। तो दोस्तों अगर हम प्रतिदिन की बात करते हैं तो ये एक क्या हो जाता है दोस्तों, क्या होता है फटाफट से बताइए। तो ये दोस्तों है विकल्प बी, अव्यय। अव्यय का मतलब जिस पर कोई लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको हम बोलते हैं अव्यय। ठीक है। और ये अव्यय कौन सा है, ये कि संबंध बोधक अव्यय ये हो जाता है, इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। और प्रश्न नंबर 14 में हम पहुंच चुके हैं। किस वाक्य में हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? ये काल से प्रश्न है। विकल्प हैं, गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, वह खाना खाकर सो गया, अब तक बस जा चुकी होगी, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। ठीक है, टाइम पे पढ़ाई करते तो अच्छे नंबर आते। ठीक है, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। तो दोस्तों हेतु जो भूतकाल का यहाँ पे उदाहरण है, ये विकल्प डी ही है। ठीक है। हमने हेतु जो मतभेद का उदाहरण होता है उसमें क्या होता है कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे कि गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, ये हेतु मद भविष्य काल का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, होगा है, भविष्य की बात हो रही है। और ये दोस्तों पास्ट की बात हो रही है। सावधानी बरतते यानी कि दुर्घटना नहीं होती, उसके लिए क्या था, सावधानी बरतना आवश्यक था। यहाँ पे ये जो दुर्घटना का होना है ये इस पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, सावधानी बरतेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी, और नहीं बरतेंगे तो फिर दुर्घटना हो जाएगी। गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, नहीं आएंगे तो नहीं होगा। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर, वहाँ पे हो जाएगा हेतु मद। अब भूतकाल में है तो भूतकाल, भविष्यकाल में है तो भविष्यकाल, सिंपल सा। बढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 15 में। और पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, इसको ध्यान से सुनिए। यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसका सकर्मक क्रिया क्या होगी? विकल्प मुड़ जाना, मोड़ना, मुड़वाना, मुड़ना। तो इसका दोस्तों आप ध्यान से इसको सोच के करिए। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और बड़ा कर नहीं देखने तो उसको रोक के आप करिए और फिर इसको सोच के इसका आंसर करिए। दोस्तों इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर है मुड़ना अकर्मक है, तो दोस्तों मोड़ना सकर्मक हो जाएगा। अकर्मक का हमने क्या बोला, हमने क्या पढ़ा था अकर्मक के बारे में, कि जिस क्रिया का फल क्या होता है, कर्ता पर पड़ता है, वो अकर्मक हो जाती है ना। और सकर्मक में क्या होगा कि जहाँ पे कोई कर्म होगा। अगर मैं बात करता हूँ कि ये राम है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि राम मुड़ता है, ठीक है, राम मुड़ रहा है या राम मुड़ता है,
तो इसमें क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, खुद ही मुड़ रहा है, तो इसका फल भी इसी पे पड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं बात बोलूँ कि राम कागज मोड़ता है, कभी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि राम मोड़ता है। अगर आप जब करेंगे तो वहाँ पे एक क्या परिस्थिति बनेगी कि कुछ ना कुछ वहाँ पे है, अंडरस्टूड है कि कुछ ना कुछ चीज़ तो है जिसको वो मोड़ रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों वहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, और कर्म हो जाएगा, जैसे कर्म होगा तो वैसे ही क्रिया जो है वो सकर्मक हो जाएगी। मुड़ने में राम मुड़ेगा तो उस पर खुद ही फर्क पड़ रहा है, वो खुद ही मुड़ रहा है, और मोड़ रहा है तो कोई ना कोई चीज़ है जिसको वो मोड़ रहा है। और जब कोई ना कोई चीज़ आ जाएगी तो उस केस में यानी कि वो चीज़ क्या आती है, वो कर्म हो जाता है, और कर्म जैसे ही होगा तो क्रिया सकर्मक हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, मोड़ना। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, कुसुम शब्द का विशेषण है। विकल्प आपके सामने है, कुसुमता, कुसुमलता, कुसुमित, कुसुमती। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों, और इसका सही आंसर है यहाँ पे क्या, कुसुमित। ठीक है, कुसुमित यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुसुम का विशेषण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, वाक्य में विशेषण पहचानिए दोस्तों। सॉरी, विशेषण नहीं, विशेष्य पहचानिए। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इसमें आपने विशेष्य पहचानना है। विशेष्य कौन हुआ, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अब हम देखेंगे, ठंडा पानी ठंड पैदा कर रहा है, तो यहाँ पे जो है ये ठंडा, ये है इसका विशेषण। ठीक है, और विशेषण किसका हो रहा है, ये किसके बाद है, यानी कि किसके जस्ट पहले है, तो पानी के जस्ट पहले है विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा यहाँ पे विशेष्य। ठीक है, पानी की विशेषता है कि वो ठंडा होगा, तभी ठंड पैदा होगी। तो इसका आंसर है यहाँ पे विकल्प बी। यहाँ पे विशेष्य पानी है, और फिर ये क्या हो जाएगा, ठंड। तो ठंड उसके बाद दोस्तों भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, ठंड एक भाववाचक संज्ञा, जैसे वो ठंड होगी तो वैसे ही एक भाव पैदा होगा। ठंड हो रही है आजकल, तो मौसम बड़ो ठंडूचा। ठीक है, तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, विकल्प हैं 6, 3, 4, 2। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन आज का हो गया है, तो सभी ने कर दिया है, तो विकल्प सी यहाँ पे है। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, और ये आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इसके अलावा संख्यावाचक विशेषण, और फिर ये स्क्रीनशॉट कहाँ से हो गया, गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पे देखे, क्या देखे, 4 सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। ठीक है, इसका आंसर हो गया विकल्प सी। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। विकल्प हैं हस्ताक्षर, जनता, होश, लोग, चर्चा और जनता, प्राण या फिर बाल, मतलब प्राण और बाल। तो दोस्तों सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का जो यहाँ पे युग्म है, ये हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, चर्चा और जनता। दोस्तों हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में होते हैं, जनता यहाँ पे एक वचन हो गया, और होश और लोग, हमारे होश उड़ गए, लोग आ रहे हैं, ये भी बहुवचन हो गया। चर्चा हो रही है और जनता आती है, इसको आप देखेंगे तो ये भी एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। कभी हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि चर्चा हो रहे हैं, जनता आ रहे हैं, हम कभी ऐसा नहीं बात करते। हम क्या बोलते हैं, चर्चा हो रही है, जनता आ रही है। ठीक है, प्राण उड़ गए। ठीक है, प्राण हम ऐसे बोलते, प्राण उड़ गया, प्राण उड़ गए बहुवचन है, और बाल भी कट गए। ठीक है, तो बाल तो हमेशा ही बहुवचन का शब्द है, तो इस प्रकार यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हैं, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बहुवचन वाले हो जाएंगे। ये एक वचन वाले हैं, ये यहाँ पे बहुवचन, एक वचन, और ये फिर बहुवचन। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, और आज के लिए आपके लिए घर के लिए भी एक प्रश्न है, तो उसको आप देखते हुए जाना। ठीक है, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिए, और अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। क्या होगा कि अगर आप को चीज़ें नहीं समझ में आएगी तो एक ट्यूनिंग बैठने वाला होता है, जो कोई समझा रहा है और जो समझ रहा है, उन दोनों के बीच में एक ट्यूनिंग फिट होती है, तब चीज़ें समझ में आती हैं। हो सकता है कि आपके साथ मेरी ट्यूनिंग ना बैठे और आपको चीज़ें ना समझ में आए, लेकिन कोई ऐसा बंदा जिसको मेरी बातें समझ में आ जाएं तो उसका भला हो जाएगा। इसलिए आपका काम क्या है, आप लाइक कर सकते हैं ताकि उसकी रीच बढ़े, और किसी ऐसे इंसान तक पहुँच गया तो आपने अनजाने में भी किसी का भला कर दिया है दोस्तों। ठीक है, विकल्प क्या बोलेंगे, प्रश्न नंबर 20, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा यहाँ पे है। विकल्प हैं व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर समूहवाचक। ठीक है, ये समूहवाचक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि
ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु या किसी एक स्थान का बोध कराते हैं तो वो कौन सी संज्ञा हो जाती है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। और हिमालय भी हमारे विश्व में एक ही है, एक ही वस्तु या स्थान या जहाँ पे व्यक्ति की बात होगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे हमारा भारत, अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी एक ही है, तो ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा की बात करें, गंगा नदी है और गंगा भी एक ही है, तो ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, तो हमने ये देख लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के 20 प्रश्न समाप्त होते हैं और आपके घर के लिए प्रश्न ये रहा। और साथ ही दोस्तों कल 8 बजे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की करंट अफेयर की वीडियो आएगी जो आपके आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो एक बार कल ज़रूर जुड़िएगा 8 बजे। और आप उससे पहले भी, मुझे उम्मीद है कि आपने करंट अफेयर किया होगा, तो आपका एटलीस्ट उस पेपर से पहले एक बार रिवीजन हो जाएगा। बाकी आपके लिए जो कमेंट करने के लिए प्रश्न है, निम्न में तालव्य ध्वनि कौन सी है, तो ये विकल्प आपके सामने हैं। तो अपना कमेंट करिए, अपना डेडिकेशन दिखाइए और आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। और बाकी आप वीडियो को आप शेयर कर ही सकते हैं दोस्तों। और सबसे ज़रूरी बात कि मोटिवेट रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए और ऐसे ही अपना रिवीजन और मूल्यांकन करते रहिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।